हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो का फाइनली एपिसोड 2 आ चुका है और एपिसोड पर्सनली मुझे काफी ज्यादा ऑसम लगा। होपफुली आपने एपिसोड देख लिया होगा। आज हम उसी के इंपॉर्टेंट सीन्स का ब्रेकडाउन करने वाले हैं और एक स्पॉइलर वार्निंग एपिसोड 1 और एपिसोड 1 के लिए शो की। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसाया ब्रैडली के ओरिजिन के साथ। इसाया ब्रैडली था कॉमिक्स में ब्लैक कैप्टन अमेरिका और एमसीयू और कॉमिक्स दोनों में उसका ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम है। कॉमिक्स में इसाया ब्रैडली का बचपन गुजरा न्यूयॉर्क सिटी में और उसके बाद वो जवान होकर मिला फेथ शहबाज के साथ। दोनों को आपस में प्यार हुआ और दोनों की शादी हुई 1940s में। इनकी शादी के कुछ टाइम बाद पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ जापानीज का और यूएस चला गया वॉर में। और उसी टाइम पीरियड के अराउंड इसाया ने ज्वाइन कर ली यूएस आर्मी। इसाया के यूएस आर्मी ज्वाइन करते वक्त उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसकी पहली बेटी पैदा होने वाली थी जिसका नाम था सारा गेल ब्रैडली। आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो डेफिनेटली अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से जुदा हो गया। इसी के पैरेलल यूएस आर्मी ने अपना सुपर सोल्जर सीरम का फॉर्मूला खो दिया था। डॉक्टर इरेस्काइन के पास ओरिजिनल फॉर्मूला था और उनकी डेथ के साथ यह फॉर्मूला भी खो दिया गया। लेकिन स्टीव रॉजर्स के बाद यूएस आर्मी का अभी भी इरादा था और ज्यादा सुपर सोल्जर्स को बनाने का। कर्नल वॉकर प्राइस ने और डॉक्टर विल्फ्रेड निजेल ने फोर्सफुली रिक्रूट किया 300 अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स को एज टेस्ट सब्जेक्ट्स, ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर करके सुपर सोल्जर सीरम को दोबारा से बना सकें और नए सुपर सोल्जर्स को बना पाएं। ऑपरेशन को सीक्रेट रखने के लिए सब सोल्जर्स से घर ये लेटर भेजे गए कि उन सब की डेथ हो गई है वॉर में। लेकिन इसाया की जो वाइफ थी फेथ, उसको इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो अपने हस्बैंड को ढूंढती रही। 300 अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स में से सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा रहे और सारे एक्सपेरिमेंट को सर्वाइव कर पाए। इन थोड़े से सर्वाइवर्स की ब्लैक ऑप्स टीम बना दी गई और इन थोड़े से सर्वाइवर्स को भेजा गया मिशंस पर। ऑपरेशंस के बाद सिर्फ 3 सोल्जर्स बचे, इसाया, मैरीज कैनफील्ड और सर्जेंट ल्यूक एवंस। इसके बाद आगे जाकर मैरीज कैनफील्ड को अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में सच पता चला और वो पागल हो गया गुस्से से। इसकी वजह से उसकी अपनी डेथ हुई, सर्जेंट एवंस की डेथ हो गई और पीछे बच गया सिर्फ इसाया हेवीली इंजर्ड। इसाया ब्रैडली के अकेले बचने के बाद उसे एक लास्ट मिशन दिया गया और वो था एक सुसाइड मिशन डॉक्टर कोश को मारने का। डॉक्टर कोश बना रहे थे जर्मन सुपर सोल्जर फॉर्मूला। मिशन पर जाने से पहले इसाया ने अपने साथ ले ली कैप्टन अमेरिका की शील्ड और एक कॉस्ट्यूम कैप्टन अमेरिका का। इसाया का मिशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन वो एंड में पकड़ा गया। लेकिन लकीली जेल में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसाया को रेस्क्यू कर लिया जर्मन फ्रीडम फाइटर्स ने। रेस्क्यू होने के कुछ महीने बाद इसाया फाइनली वापस आ पाया यूएस और यहाँ पर आके उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया और लाइफ के लिए प्रिजन में डाल दिया गया कैप्टन अमेरिका का कॉस्ट्यूम चुराने के लिए। 1943 से लेके इसाया रहा प्रिजन में अगले 17 साल तक सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में। 17 साल कॉन्फाइनमेंट में रहने के बाद उसकी बॉडी और दिमाग दोनों स्लोली खत्म होना शुरू हो गए और ये साइड इफेक्ट था उस सुपर सोल्जर सीरम का जो कि उसने लिया था। 1960 में कैनेडी इनॉग्रेशन के दिन फाइनली उसको पार्डन किया गया 17 साल जेल में रहने के बाद। उसका रीजन था उसकी वाइफ फेथ लिख रही थी प्रेसिडेंट को लेटर पूरे 3 साल हर महीने उसके जेल से बाहर निकलने के लिए। लेकिन उसके पार्डन की एक शर्त थी और वो शर्त थी इस पूरे मिशन को सीक्रेट रखना। कॉमिक्स में 17 साल के टाइम पीरियड को एक्सटेंड करके कर दिया गया पूरा का पूरा 30 साल। लेकिन डेफिनेटली इसाया में अभी भी पावर्स हैं और उसने पास्ट में 1950s में बकी से भी फाइट की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसाया का पावर लेवल के वो एटलीस्ट बकी जितना पावरफुल है। इवन दो जो सुपर सोल्जर सीरम उसे दिया गया वो प्रोबेबली ओरिजिनल नहीं था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट कितनी खिलाफ थी ब्लैक कैप्टन अमेरिका के। अगर सैम खुद ही कैप्टन अमेरिका का टाइटल एज्यूम कर लेता बिना गवर्नमेंट के पूछे तो शायद गवर्नमेंट उसके साथ भी यही करती। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइए कि क्या सैम को शील्ड छोड़नी चाहिए थी या फिर नहीं छोड़नी चाहिए थी। बकी ऑलमोस्ट पूरे एपिसोड सैम को यही बात बोलता रहा कि उसे शील्ड नहीं छोड़नी चाहिए थी। कैप ने किसी वजह से उसको अपनी शील्ड दी थी और सैम को वो शील्ड नहीं छोड़नी चाहिए थी। और ऑब्वियसली बकी अभी रुका नहीं है, सैम को फ्यूचर के एपिसोड्स में ही यही बात रिमाइंड कराता रहेगा और फाइनली सैम ये बात मान जाएगा। इसके अलावा हमें शो में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और वो है बिग 3 यानी कि एंड्रॉइड्स, एलियंस और विजर्ड्स। सैम पहली बार ये बात बोलता है और उसके बाद जॉन वॉकर भी यही बात बोलता है। तो प्रोबेबली ये कॉमन टर्म है यूएस मिलिट्री में एवेंजर्स की पहली मूवी के बाद। वैसे टेक्निकली गाइस जब अल्ट्रॉन ने अटैक किया था तो सैम यूएस मिलिट्री में नहीं था। एंड्रॉइड्स डेफिनेटली रेफरेंस था अल्ट्रॉन को और विजर्ड्स रेफरेंस था प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज को। जब डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के इवेंट्स में कैसिलियस ने अटैक किया था अर्थ पर। एलियंस एवेंजर्स की पहली मूवी में आए थे अर्थ पर। तो ये टर्म सैम को पता होना और यूएस मिलिट्री दोनों को पता होना थोड़ी सी अजीब है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लैग स्मैशर्स के बारे में तो एमसीयू में उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया है एज अ होल ग्रुप, लेकिन कॉमिक्स
कॉमिक्स में वो एक सिंगल पर्सन था और उसका नाम था कार्ल मोर्गेंथियो, और कॉमिक्स में वो भी नेशनल रूल के ऑपरेशन के खिलाफ था। ये वाला सीन डायरेक्टली रेफरेंस कर रहा था एवेंजर्स की पहली मूवी के सीन को, जहाँ पे आयरन मैन जंप कर देता है बिना प्लान के। आयरन मैन कहता है कि आई हैव अ प्लान अटैक, और यहाँ पर बकी भी जंप मार देता है सैम के पीछे पीछे बिना पैराशूट के। इसके बाद गाइस एपिसोड में आगे जाके रेड विंग की डेथ हो जाती है और बकी कहता है कि मैं ये करना चाहता था काफी टाइम से। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अपने व्यूज इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।